हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो कुछ दिन से हम वीडियो लेके नहीं आ रहे थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तबीयत ख़राब था मेरा, इसलिए हम वीडियो ले करके नहीं आ पा रहे थे 2-3 दिन से। आज भी तबीयत ख़राब है, लेकिन बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कि वीडियो नहीं आ रहा, इसलिए हम आज ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने का। शायद उतना एनर्जी लेकर के नहीं आएंगे, उतना एनर्जी से हम नहीं बना पाएंगे, बट फिर भी कोशिश करते हैं। तो आज से हम, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बताए भी थे, कि हम लोग एक नया टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। उस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी को समझना है। यानी पोटेंशियल समझने से पहले हमको क्या समझना है? पोटेंशियल एनर्जी को समझना है। और पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले हम जनरल डेफिनेशन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का, उसको समझेंगे। तो पोटेंशियल को समझने के लिए पहले हमको पोटेंशियल एनर्जी समझना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को समझना पड़ेगा, उसके बाद आकर के हम पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। तो एक बार हम लिख देते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक, आप हेडिंग लगा लेना, नया चैप्टर आज से स्टार्ट होने वाला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। चलिए, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले क्या क्या समझना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये, तो पोटेंशियल को डिफाइन हम किसी भी एक पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन नहीं हो सकता है बिना किसी के कंपैरिजन। अगर हमको किसी एक पॉइंट पे, जैसे पॉइंट यहाँ पे ए है, तो यहाँ पर हमसे अगर पूछा जाएगा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कि कितना पोटेंशियल है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली नहीं बना सकते, पहले हमको एक दूसरा पॉइंट और लेना पड़ेगा। हो सकता है वो दूसरा पॉइंट इन्फिनिट हो जाए, तो हमको देखना पड़ेगा कि इन्फिनिट से किसी पॉइंट चार्ज को लाने में कितना एनर्जी खर्च करनी पड़ रही, कितना काम करना पड़ रहा, और उसके बाद हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल को हम डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस से करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले हमको क्या समझना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है क्या, उसके बाद हम उससे पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। तो हम लोग पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी से, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद जो भी आएगा इसका डेफिनेशन, फार्मूला, मात्रक वगैरह सब हम लोग याद करेंगे, है ना, रट्टा मार के याद करेंगे। रट्टा मार के नहीं, समझ करके याद करना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि पोटेंशियल समझने से पहले पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको समझने से पहले पोटेंशियल एनर्जी समझना पड़ेगा। और कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग 11 क्लास में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़े थे, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाया गया था। एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा, हिंदी में कहते हैं इसको स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा कहते किसको है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा है कि यदि किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन की जाए, है ना, स्थिति मीन्स पोजीशन, स्थिति को क्या कहेंगे? पोजीशन, यानी स्थान। कि अगर किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान लेके चले जाएं तो उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा, तो उस वस्तु के अंदर ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। और उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी भी वस्तु को, अगर आप जहाँ पे पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पे आसपास में आपके बुक होगा, अगर आप उस किताब को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह लेके जाइएगा, तो ले जाने में जो आपने एनर्जी खर्च किया है, जो ले जाने में काम किया है, वर्क डन हुआ, वही वर्क डन उस बुक के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं, उसको हम मैथमेटिकल टर्म से फाइंड भी कर लेते हैं कि कितना पोटेंशियल एनर्जी बना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि एक वस्तु है यहाँ पे, ठीक है, और इसका द्रव्यमान कितना है? m। तो इसका भार कितना काम करेगा नीचे? mg, है ना। कोई वस्तु, जैसे ये पेन ही रख लो, यहाँ पे है, तो इसका भार किधर काम कर रहा है? नीचे mg। अभी ये पहले से यहाँ पे स्थित है,
लेकिन हम क्या करते हैं कि इस पेन को उठा करके यहाँ से यहाँ लेके चले गए। तो जैसे हम इस पेन को इसके स्थान में परिवर्तन करते हैं, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाते हैं, तो हमने कुछ एनर्जी खर्च किया है ना, और वही एनर्जी इस पेन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। किस में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, है ना। यहाँ पे रखे तो इस पे फोर्स लग रहा था mg, और हम इस mg फोर्स के अगेंस्ट में, अब यहां से आप अच्छे से फील कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट वस्तु जब यहां पे था रखा हुआ तो इसका भार किधर काम कर रहा था? mg नीचे काम कर रहा था। अब इसको हम उठा करके यहां पे लेके चले आए तो अब भी भार नीचे ही काम कर रहा होगा। सोचो कि जब हम इसको लेके जा रहे होंगे ऊपर, तो अर्थ जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो किधर फोर्स लगा रही है? नीचे की ओर, है ना। पेन पे किधर फोर्स लगा रही है? नीचे की ओर। लेकिन हम इसको कहां लेके जा रहे हैं? ऊपर। कौन से फोर्स से? एक्सटर्नल फोर्स से, यानी कि हम अपनी ताकत से लेके जा रहे हैं। तो हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, और इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम इस ऑब्जेक्ट को m को यहां से हम उठा करके यहां पे लेके आ जाते हैं। और लाने में जो हाइट लगा, मतलब लेके गए, कितना हाइट पे लेके गए इसको? हम h हाइट पे लेके चले गए। तो जब हम h हाइट पे इस ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं तो कितना काम करना पड़ा? तो ले जाने में देखो कितना काम करना पड़ा। तो W बराबर क्या होता है? फॉर्मूला F इंटू एस। W बराबर क्या होता है? Fs होता है। अब देख रहे हैं कि F, तो F कितना काम कर रहा था? F यानी कि भार कितना काम कर रहा था? mg। तो mg नीचे काम कर रहा, जबकि हम एक्सटर्नल फोर्स से लेके जा रहे हैं ना, तो F एक्सटर्नल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इंटू एस, एस का मतलब विस्थापन। तो हम लेके कितना दूर गए इसको? h हाइट पे लेके गए, है ना। तो विस्थापन कितना हो गया इसका? h। तो F एक्सटर्नल इंटू h। अब हम चाहे तो F एक्सटर्नल को mg के साथ में हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन देख रहे हैं F एक्सटर्नल का ऊपर है, mg का डायरेक्शन किधर काम कर रहा? नीचे काम कर रहा है ना। तो हम इसको माइनस में लेंगे। हम अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस में लेंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस mgh। तो W बराबर क्या आ गया? माइनस mgh। और ये जो माइनस mgh आया है ना, यही पोटेंशियल एनर्जी है। ले जाने में इस पेन को ले जाने में कितना काम करना पड़ा? mgh काम करना पड़ा, है ना। और यही mgh इस पेन के अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। कौन सा एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में कैसे स्टोर हुआ है। तो हम जब इसको लेके जा रहे थे तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। किस बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहे हैं और वही काम पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं कि जब पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो गया, अच्छा यहां से एक चीज और मिला कि पोटेंशियल एनर्जी किसी ना किसी बल के विरुद्ध में जब हम किसी वस्तु को लेके जाएंगे तो उस वस्तु के अंदर एनर्जी स्टोर होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम हो रहा था, तो ये जो एनर्जी स्टोर हुआ है इसमें, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, इसको हम कहेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या कहेंगे इसको हम? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, है ना। अब उसी तरह से जब हम विद्युत बल के विरुद्ध काम करेंगे तो जो एनर्जी स्टोर होगा उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। तो देखते हैं विद्युत के कारण क्या होता है, कितना आता है एनर्जी, है ना। आज हम लोग पोटेंशियल का इंट्रो ले रहे हैं। तो विद्युत के कारण देखते हैं। मान लो सपोज कि यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। कितना आवेश है? प्लस क्यू, जो कि बिंदु O पर फिक्स है ना। अब ये प्लस क्यू के कारण मान लो सपोज कि r दूरी तक के इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ये प्लस क्यू आवेश अपने चारों तरफ r दूरी तक के विद्युत क्षेत्र बना रहा है। क्लियर है यहाँ तक के? अब मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है B। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? हमने क्या किया कि प्लस क्यू चार्ज लिया, ये अपने चारों तरफ कितना दूरी तक के विद्युत क्षेत्र बना रहा है? r दूरी तक के विद्युत क्षेत्र बना रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब मान लेते हैं कि r दूरी पर एक पॉइंट A है और पॉइंट A से कुछ पहले एक पॉइंट B भी है ना। और मान लो कि दोनों के बीच की जो दूरी है A से B तक के बीच की दूरी, वो कितना है? dx से है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मान लेते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु A पे एक परीक्षण आवेश Q0 लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इस Q0 को लाके बिंदु A पे रखेंगे
तो ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस क्यू नॉट आवेश पे रिपेल मतलब रिपल्सन फोर्स लगाने वाला है। ये चार्ज कैसा है प्लस, ये भी चार्ज कैसा है प्लस, है ना। तो ये वाला प्लस चार्ज इस प्लस को इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यानी कि F इलेक्ट्रिक फोर्स जो काम कर रहा है वो प्लस चार्ज के कारण इधर काम कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, एनर्जी को डिफाइन करने के लिए भी बताए थे कि जब किसी वस्तु के स्थान में स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। तो ठीक उसी तरह से जब हम इस आवेश की स्थिति में परिवर्तन लाएंगे, अभी ये आवेश कहाँ पे है, बिंदु ए पे है, और इसकी स्थिति में हम परिवर्तन लेके आते हैं, लेकिन वो परिवर्तन किसी ना किसी बल के विरुद्ध होना चाहिए, ठीक है। तो इस आवेश को हम बिंदु ए से बिंदु बी की ओर लेके आ रहे हैं, जबकि ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है, इस तरफ ढकेल रहा है ना। ये चार्ज इसको किधर ढकेल रहा है, इधर ढकेल रहा है, लेकिन हम एक्सटर्नल ताकत लगा करके इस क्यू नॉट आवेश को हम ए से बी के पास लेके आते हैं। कौन से फोर्स से, एक्सटर्नल फोर्स से, बाहरी बल से। तो जैसे हम क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक के लेके आएंगे तो लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि प्लस क्यू नॉट आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो देखते हैं ए से बी तक लाने में कितना काम करना पड़ा। तो देख रहे हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो काम भी क्या मान लेते हैं हम, छोटा सा मान लेते हैं ना। तो डी डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, काम का एफ इंटू एस, है ना, बल गुने विस्थापन होता है। तो एफ इंटू एस हो गया। अच्छा एफ देख रहे हैं जब इसको हम लेके आएंगे तो कितना फोर्स काम कर रहा है, कितने फोर्स से लेके आ रहे हैं हम, एफ एक्सटर्नल से लेके आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एफ एक्सटर्नल लगाएंगे, तुम सेम जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे ना, हम ठीक वैसे ही एफ एक्सटर्नल लगाएंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा, dx हो रहा। तो dx हो गया। dw बराबर एफ एक्सटर्नल। तो एफ एक्सटर्नल को हम एफ इलेक्ट्रिक के बराबर भी मान सकते हैं, लेकिन हमको साइन क्या लेना पड़ेगा, माइनस में, क्योंकि एफ इलेक्ट्रिक किधर काम कर रहे हैं, इधर, और जबकि हम बाहरी बल एक्सटर्नल फोर्स किधर लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो ये माइनस एफ ई के बराबर हो जाएगा इंटू डी एक्स। अच्छा एफ ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आवेश पे लगने वाला बल, आपको कुछ याद आ रहा होगा, एफ ई बराबर होता है क्यू ई। किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पे लगने वाला बल कितना होता है, क्यू ई होता है ना। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ ई के जगह पे क्या आ गया, क्यू ई आ गया इंटू डी एक्स। ये किसके बराबर आ गया, डी डब्ल्यू के बराबर आ गया ना। तो डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक आवेश को लाने में इतना काम करना पड़ा, माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स। अब इसी को हम चाहेंगे इंटीग्रेट कर देंगे किसी एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक, किसी दूर तक के हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो लाने में काम करना पड़ा है वो काम कितना करना पड़ा, डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा। और यही काम लाने में जितना काम करना पड़ता है वही काम इस आवेश के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचयित हो जाता है। तो ये जो काम करना पड़ा ये काम इस आवेश के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो डी डब्ल्यू को हम डी यू भी ले सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अच्छा हम इसी को चाहे कि ए से बी तक टोटल काम कितना हुआ, तो हम इसको ले सकते हैं डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स। मतलब ए से बी तक के लेके आ रहे तो ए से बी तक के ले लिए। चलिए तो ये जो काम निकाले थे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। और ये कितना आया है, डी यू बराबर माइनस क्यू ई इंटू डी एक्स। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी देख लिए, और उसी पोटेंशियल एनर्जी में जैसे अभी जो रिलेशन आया था हमारे पास कि डब्ल्यू ए बी बराबर माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स, इसी रिलेशन, इसी डब्ल्यू को, है ना, इसी वर्क डन को अगर हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देते हैं इसी वर्क डन को, तो एक नया राशि मिल जाता है हमको, है ना।
और उस नए राशि को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जो वर्क डन हुआ, जो लाने में जो काम करना पड़ा, उसी काम को अगर हम परीक्षण आवेश से डिवाइड कर देंगे तो एक नया रिलेशन मिल जाएगा, और वो नया रिलेशन क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे छोटा सा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। तो इसको जनरली इस तरह से डिफाइन करते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। जो कि अभी हम बताए थे कि WAB को ही अगर हम Q0 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो A और B के बीच का विभवांतर देगा, है ना। तो इसको डिफाइन इस तरह से किया जाता है कि इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में जो भी काम करना पड़ता है वही काम क्या कहलाता है? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है ना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक +Q चार्ज है जो कि बिंदु O पे फिक्स है, और यहाँ से R दूरी पर पॉइंट A है, और यहाँ पे मान लो कि पॉइंट B है। चलो ये दूरी हम R ले लेते हैं B तक का, कोई दिक्कत है तक समझने में। और इस विद्युत क्षेत्र में +Q के कारण B तक के विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, कोई परीक्षण आवेश है Q0, उसको B से A तक लाने में जो भी काम करना पड़ेगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि इससे पहले हम देखे थे कि जब हम इस Q0 को लेके आएंगे तो ये इसमें रिपेल कर रहा, रिपल्सन फोर्स लगा रहा, प्रतिकर्षण बल लगा रहा, और इस आवेश के प्रतिकर्षण बल के कारण हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इधर लेके आ रहे हैं। तो अपने एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हम काम कर रहे हैं, और वही काम जो है, वही काम को अगर हम डिवाइड कर देते हैं Q0 से तो क्या मिल जाता है? विद्युत विभवांतर मिल जाता है। तो डेफिनेशन क्या कर रहा है कि इकाई धन आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो मान लो कि Q0 आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाते हैं, है ना। तो बिंदु B से A तक लाने में सपोज W काम करना पड़ता है। कितना काम करना पड़ता है? W काम। तो W काम किसको लेके आ रहे हैं? Q0 आवेश को लेके आ रहे हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि Q0 आवेश को ले जाने में W काम करना पड़ रहा, तो एक आवेश को ले जाने में W/Q0। और डेफिनेशन कह रहा है कि एक आवेश को ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा उसी को हम क्या कहेंगे? दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर कहेंगे, है ना। तो W/Q0, तो विभवांतर क्या हो गया? W/Q0, और किसके किसके बीच का हो गया? तो VA माइनस VB का, क्योंकि हम लेके कहाँ से आ रहे हैं? B से, और लेके कहाँ पे आ रहे हैं? A पे। तो VA माइनस VB बराबर W/Q0। अब दोनों बिंदु के बीच का विभवांतर मिल गया, VA माइनस VB बराबर W/Q0। अब जैसे ये विभवांतर मिल गया तो हम यहाँ पर से विद्युत विभव को भी फाइंड कर सकते हैं। विभवांतर से हम क्या निकाल सकते हैं? विभव निकाल सकते हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लो पहले इसी को, उसके बाद हम लोग विभव के पास पहुँचेंगे कि इस आवेश को B से A तक लाने में जो काम करना पड़ता है वो काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। पाथ का मतलब ये हुआ कि अगर हम B को ऐसे लेके आएंगे A पे तो भी W काम करना पड़ रहा, अगर हम B को ऐसे लेके आएंगे तो भी W ही काम करना पड़ेगा, B को ऐसे लेके जाएंगे तो भी W काम करना पड़ेगा। यानी कि जब हम इकाई आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके आते हैं तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किया गया कार्य
पाथ पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये जो लगने वाला बल है, विद्युत बल है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है ना, और संरक्षी बल के कारण किया गया कार्य पाथ पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो किया गया कार्य पाथ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये काम हो गया, यहाँ तक के समझने में कोई दिक्कत नहीं है। VA माइनस VB बराबर W/Q0। अब अगर हमको पोटेंशियल डिफाइन करना है तो पोटेंशियल के लिए हम क्या कर लेंगे कि एक पॉइंट को हम, यहाँ पे भी दोनों पॉइंट हमको दिख रहा, तो एक पॉइंट को अगर हम अनंत मान लें और दूसरा पॉइंट को हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी निश्चित बिंदु तक लाने में किसी आवेश को किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव। देखो ना, B से A तक के लेके आए थे तो W काम करना पड़ा। अगर हम फिर B से यहाँ पे लेके आएंगे तो कुछ और काम करना पड़ेगा, है ना, चाहे वो W से ज़्यादा हो या कम हो, कुछ भी हो। अगर हम इसी आवेश को Q0 को यहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ से लेके आएंगे तो कुछ और काम करना पड़ेगा। लेकिन विभव क्या कहता है, विद्युत विभव क्या कहता है कि एक पॉइंट अनंत पे होना चाहिए और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र में। तो अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके आएंगे तो किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर ही लेते हैं कि विद्युत विभव तो अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। और ये हो जाएगा V बराबर, या तुम ऐसा देख लो तो VA माइनस VB लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन दूसरा पॉइंट B नहीं है, दूसरा पॉइंट क्या है? अनंत है। तो VA माइनस V इन्फिनिट इज इक्वल टू W/Q0। V इन्फिनिट यानी अनंत पे विभव को 0 माना गया, तो अनंत पे विभव 0 हो जाएगा। तो VA बराबर W/Q0। तो V बराबर क्या मिल गया? W/Q0, है ना। अनंत पे विभव, इसको भी पॉइंट बना के ऐड कर लो। अनंत पर विभव को शून्य माना जाता है। चलिए, तो आपका विद्युत विभवांतर भी हो गया, विद्युत विभव भी हो गया, है ना। और अनंत पे विभव को क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या आया? V बराबर W/Q0। अब इसका मात्रक वगैरह देख लेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऐड कर देते हैं मात्रक। तो विभव का मात्रक क्या होगा? तो आंसर है, देख रहे हैं कि यहाँ पे W क्या? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है ना, जूल पर। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो जूल पर कूलम हो जाएगा, है ना। तो मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलम। वीमा इसका देख लेंगे, वीमा क्या होगा? वीमा निकाल लेते हैं। W का वीमा क्या होता है? Ml2T-2, Ml2T-2। और आवेश का क्या होता है? AT। तो हो जाएगा फाइनली Ml2T-2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -3A-1। तो विभव का विमा हो गया Ml2T-3A-1। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, कि विभव जो होता है वो विभव क्या है? अदिश राशि है। विभव क्या है? अदिश राशि है। अब आप लिख लो इसको, मैं कैसे कैसे लिखना है, जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जा रहे थे वैसे वैसे लिखना है। चलिए अब देखते हैं विद्युत विभव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, है ना। जैसे अभी देख रहे थे कि विभव V बराबर क्या आया था? W/Q0। ये इसका फॉर्मूला था विद्युत विभव का। विभवांतर का क्या आया था? VA माइनस VB बराबर W/Q0। यानी दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। और दूसरा पॉइंट को अगर हम अनंत पे मान लेंगे तो फिर पहला पॉइंट पे विद्युत विभव निकल जाएगा। ऐसे हम अकेले किसी एक पॉइंट पे विभव फाइंड नहीं कर सकते हैं जब तक कि दूसरा पॉइंट हमको अनंत पे ना माना जाए, है ना। चलिए
तो अब जैसे यहाँ पे पॉइंट अभी लिख रहे थे कि हम अनंत पे विद्युत विभव को शून्य माना गया, अनंत पर विभव यानी इन्फिनिट पे विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब एक चार्ज इन्फिनिट पे रहेगा और दूसरा चार्ज को हम यहाँ पर रखेंगे तो दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो लगने वाला बल जीरो होगा, है ना, कोई तरह का उस पर फोर्स काम नहीं करेगा, इसलिए अनंत पे विभव को क्या मान लिया गया है, जीरो मान लिया गया। तो अनंत पर विभव शून्य होता है। अच्छा, उसके बाद पृथ्वी का जो विभव है ना, हमारा जो अर्थ है उसका विभव क्या होता है। तो जिस तरह से हम किसी भी चीज की हाइट है ना समुद्र की गहराई से मापते हैं ना, अगर आप कहीं पर जाके देखिएगा रेलवे स्टेशन पे खास करके लिखा होता है कि ये स्टेशन की जो ऊंचाई है वो समुद्र के तल से इतना ऊंचाई पे है, यानी कि समुद्र के तल को हम लोग जीरो मान लेते हैं, उसके बाद वहाँ से मेजर करते हैं। तो ठीक उसी तरह से पृथ्वी का जो विभव है ना, उस विभव को भी जीरो माना गया। और इस तरह से कि अगर किसी के पास धन आवेश है तो इसका मतलब है कि वो पृथ्वी से ज़्यादा आवेश रखता है, किसी के पास ऋण आवेश है तो इसका मतलब है कि वो पृथ्वी से कम आवेश रखता है ना। तो पृथ्वी का विभव क्या माना गया, जीरो माना गया। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। तीसरा पॉइंट, अगर हम किसी आवेश को बेसिकली पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल एक तरह का जिस तरह मतलब कभी आप सुनते होंगे बोलचाल की भाषा में कि उसके पास ये काम करने का एकदम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल, या किसी के पास काम करने का पोटेंशियल बहुत कम होता है। तो पोटेंशियल यानी कि पुश है ना, चलाना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का काम है आवेश को चलाना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है वहाँ पे, आप आगे जाके पढ़िएगा कि E बराबर V/L, असलियत में E और V एक दूसरे के रिलेशन में है ना। तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि आवेश को वो चला सकता है, आवेश को किस डायरेक्शन में चलाएगा ये पोटेंशियल डिसाइड करता है ना। तो अगर हम किसी धन आवेश को रखें, धन आवेश को अगर मान लो कि किसी वायर में कोई धन आवेश देते हैं, प्लस क्यू चार्ज को देंगे, तो ये प्लस क्यू चार्ज किधर चलेगा। तो आंसर है कि धन आवेश, कोई भी धन आवेश जो है किसी भी तार में, किसी भी कंडक्टर में हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। कैसे चलता है, उच्च विभव से, इधर का विभव क्या होना चाहिए, उच्च, और इधर का विभव क्या होना चाहिए, निम्न। तो कोई भी धन आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब कि इधर का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, है ना। जैसे मान लो कि इधर 440 वोल्ट लगा दे ट्रांसफार्मर से ला करके, और इधर ला करके लगा दे हम 220 वोल्ट लगा दें, तो अगर इधर हम 440 लगाएंगे, इधर 220 लगाएंगे, तो देख रहे हैं कि ये फुलफिल हो गया है ना, कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि इधर का पोटेंशियल क्या हाई, इधर का पोटेंशियल क्या लो। 440 तो हाई, 220 तो लो। तो आवेश किधर चलेगा, उच्च से निम्न की तरफ, है ना। अगर नाम रख दे इसका A, इसका नाम रख दे B, तो आवेश A से B की तरफ चलने लगेगा। और आवेश कैसा है, ये धन आवेश, तो धन आवेश की प्रवाह किधर से किधर हुई, उच्च से निम्न की ओर हो गया, है ना। तो तीसरा पॉइंट को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि धन आवेश की प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अच्छा, अब एक चीज और कि जिधर धन आवेश चलेगा वही डायरेक्शन में धारा भी चलती है। यानी कि ऐसा समझ लो कि जिस तरफ विद्युत धारा की दिशा होती है वही दिशा में धन आवेश भी चलता है। तो अभी देख रहे हैं कि धन आवेश किधर से किधर चल रहा है, A से B की तरफ चल रहा, तो इसका मतलब धारा की भी दिशा किधर होगा, A से B की तरफ। तो इस कंडक्टर में, इस तार में विद्युत धारा किधर से किधर बहेगी, A से B की तरफ बहेगी। क्लियर है। अब अगर ऋण आवेश को लाके रख दें कि मान लो कि मेरे पास कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ऋण आवेश है, माइनस चार्ज है ना। तो माइनस चार्ज किधर से किधर चलेगा, यहाँ पर का वोल्टेज 440, यहाँ पर का वोल्टेज 220, और ये माइनस चार्ज है, नाम यहाँ पे A, यहाँ पे B। तो माइनस चार्ज किधर से किधर चलेगा, तो आंसर है कि ऋण आवेश अगर रहेगा तो ऋण आवेश किधर से किधर चलेगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो ऋण आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन, तो किसी तार में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलेगा,
तो आंसर है कि इलेक्ट्रॉन जो चलेगा वो हमेशा वो हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? निम्न से उच्च, यानी कि 220 से 440 की तरफ, ये ऐसे चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी, लेकिन धारा की दिशा किधर होगा? हमेशा उच्च से निम्न की ओर, है ना। धारा की दिशा हमेशा किधर से किधर होगा? उच्च से निम्न की ओर। अच्छा, आपको ऐसा भी याद रखना है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है उसके विपरीत दिशा में धारा चलती है ना, उसके विपरीत दिशा में धारा की दिशा होती है। तो अगला पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि ऋण आवेश की प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। और ये सब बेसिक बात है, ये आपको याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव इससे बन सकता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन की प्रवाह किधर से किधर होगी। ऑप्शन में रहेगा धन से ऋण, ऋण से धन, समान विभव वाले में, है ना, नन ऑफ दी। जिस तरह से अब अगर मान लो कि समान विभव आ जाए तो क्या होगा? जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर भी विभव है 440 वोल्ट और यहाँ पर भी विभव है 440 वोल्ट, और इसमें हम एक आवेश को, मान लो इलेक्ट्रॉन को हिला के रख दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन अब किधर से किधर चलेगा? ए से बी चलेगा या बी से ए चलेगा? जरा सोचो कि अगर मान लो कि कोई तार है और तार के दोनों सिरों पर विभव का मान क्या है? समान है ना। विभव का मान क्या है? समान। तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा? इधर से इधर चलेगा या इधर से इधर चलेगा? है ना, कंफ्यूजन हो रहा। तो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हमेशा कोई भी चीज़ जो चलता है वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर ही चलेगा, है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात है, अलग है कि वो निम्न से उच्च भी चलता है। जैसे कि मान लो कि एक टेबल है, ठीक है, और एक टेबल है ना, टेबल का जो दोनों हाइट है, जाहिर सी बात है टेबल है तो हाइट बराबर ही होगा, है ना। तो टेबल है और टेबल का दोनों हाइट क्या, मतलब ये जो टेबल का है ना पैर समझ लो, तो ये टेबल का जो दो पैर है, चार पैर है, दो पीछे है, तो ये चारों पैर का हाइट क्या है? एच के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या किए? एक पानी का बूंद गिरा दिए, थोड़ा सा ला करके पानी का बूंद गिरा दिए। तो जैसे हम पानी का बूंद इस पे गिराएंगे टेबल पे, तो क्या ये पानी का बूंद नीचे गिरेगा? जरा सोचो कि टेबल इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे टेबल है, यहाँ पे उसका पैर, इधर पैर, और यहाँ पे अगर हम पानी का बूंद ला करके गिराएंगे तो ये पानी का बूंद कभी भी आगे नहीं जा सकता है और ना ही कभी इधर आ सकता है। अगर ये दोनों हाइट एकदम एच पे रहे तो कभी भी पानी का बूंद थोड़ा से आगे जाएगा, वो सरफेस टेंशन के कारण सिकुड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना। लेकिन ये पानी का बूंद कभी भी यहाँ से इस सिरे से इस सिरे तक नहीं जाता। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि हम कहेंगे कि अच्छा दोनों का हाइट तो बराबर है, तो कैसे जाएगा? ढाल थोड़ी ना जो पानी गिर जाएगा, है ना। तो ठीक उसी तरह से आवेश को भी चलाने के लिए तो ढाल चाहिए ना। यहाँ पे तो ढाल है ही नहीं। ढाल का मतलब है, अभी हम बताए थे कि आवेश को कौन चलाता है? पोटेंशियल चलाता है ना। तो यहाँ देख रहे हैं ये दोनों पोटेंशियल आपस में क्या है? बराबर है। तो जब बराबर पोटेंशियल रहेगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ ही नहीं सकता, कभी भी इलेक्ट्रॉन आगे चल ही नहीं सकता। जैसे पानी नहीं चल सकता वैसे ही नहीं। अब जैसे मान लो इसी टेबल को उठा दे ऐसे करके, है ना, सॉरी ये ऐसे कर दे, इधर वाला हाइट को हम कर दे 2h, इधर वाला हाइट को कर दे हम h ही रहने दे, या फिर h/2 कर दे। अब यहाँ पे पानी गिराएंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी चलता है, तभी चलता है जब एक तरफ का पोटेंशियल ज़्यादा हो और दूसरी तरफ का कम हो। लेकिन अगर इस कंडीशन में आ जाएगा तो कोई तरह का इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, है ना। और ये कंडीशन कहाँ पे होती है? जैसे आप, एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन होता है कि जैसे आप देखे होंगे कभी बिजली के तार पे अगर चिड़िया बैठी रहती है या कुछ भी कोई भी बैठा हुआ है ना, इंसान तो नहीं बैठेगा, तो बिजली के तार पे अगर चिड़िया बैठी हुई है तो उसको करंट क्यों नहीं लगता, झटका क्यों नहीं लगता, है ना। कई बार हमारे मन में एक सवाल आता है कि बिजली के तार पे चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता है ना। तो क्यों नहीं लगता है करंट? तो उसका आंसर यहीं पे आपका। कई सारे लोग का मन में आ रहा होगा, अच्छा चिड़िया के पैर में खून नहीं रहता है ना, नाखून नहीं रहता है, तो वैसा नहीं है। तो तार पे बैठी हुई चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता है? तो आंसर देखो, जैसे मान लो ये तार है, ठीक है। अभी आपको ये कंडीशन पूरा समझ में आ गया कि आवेश कब चलेगा? जब एक तरफ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरी तरफ का कम, यानी कि डिफरेंस होना चाहिए, पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। चाहे इधर कम रहे, इधर ज्यादा रहे, इधर ज्यादा रहे, इधर कम रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। दोनों हाइट जैसे h बराबर है तो कभी नहीं चल पाएगा, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर रहेगा तो नहीं चल पाएगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे तार है
और मान लो ये तार पे चिड़िया बैठी हुई है ऐसे, ठीक है। अब तार में जा रहा है मान लो 220 वोल्ट, तार में कितना सप्लाई हो रहा, 220 वोल्ट। अब जाहिर सी बात है कि अगर चिड़िया तार पे बैठी हुई है तो चिड़िया के बॉडी में भी कितना सप्लाई हो रहा होगा, 220 वोल्ट। तो तार में भी 220 वोल्ट, चिड़िया में भी 220 वोल्ट है ना, तो दोनों का पोटेंशियल क्या है, बराबर है। तो जब दोनों का पोटेंशियल बराबर रहेगा तो क्या तार से इलेक्ट्रॉन चिड़िया के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, कभी नहीं ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए क्या चाहिए, एक तरफ का पोटेंशियल ज्यादा और दूसरी तरफ का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। या तो इधर कम, या तो इधर कम, या तो इधर ज्यादा, या तो इधर ज्यादा, एक तरफ ज्यादा दूसरी तरफ कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि तार में भी 220 वोल्ट, चिड़िया में भी 220 वोल्ट, तो दोनों का वोल्टेज क्या है, सेम है, और इसलिए उसको करंट नहीं लगता है ना। हम लोग को करंट क्यों लग जाता है कि मान लो कि यहाँ पे है कोई बालक है और वो तार को इस तरह से ऐसे पकड़ लेता है जाकर के, है ना, तो यहाँ 220 वोल्ट और ये अर्थ को छू के है, किसको छू के है, अर्थ को, पृथ्वी को, और पृथ्वी का विभव कितना माना गया, 0, तो यहाँ 0 और यहाँ 220, तो ये हायर ये लोअर है ना, तो हायर से लोअर, और इलेक्ट्रॉन को एकदम रास्ता मिल जाता है और इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी से होकर के पृथ्वी के अंदर जाना शुरू हो जाता है ना, हम एक कंडक्टर बन जाते हैं वहाँ पे, और जैसे पृथ्वी के अंदर जाता है तो हमको झटका लगना शुरू हो जाता है ना, महसूस करते हैं हम झटका। चलिए, तो ये बात पूरा क्लियर होगी आपका। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड ये सारा बातें था, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम लोग कि विद्युत विभवांतर का क्या होता है। तो विभवांतर का फॉर्मूला हम लोग देखे VA माइनस VB बराबर W/Q0, और दूसरा नंबर फॉर्मूला हम किसी निश्चित बिंदु पर विभव का देखे थे, V बराबर क्या आया था, W/Q0, है ना। तो दोनों फॉर्मूला से हमने क्वेश्चन लिया है, एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत क्षेत्र में 10 माइक्रोकूलम आवेश को बिंदु B से A तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है, तब VA माइनस VB ज्ञात करें, है ना। कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलम आवेश को B से A तक लाने में, तो किसी विद्युत क्षेत्र है, पहले एक बार अपने से करके एक बार देख लो, अपने से बना करके एक बार देखिएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है ना कि B से A तक लाने में, मान लो कि कोई पॉइंट चार्ज होगा, विद्युत क्षेत्र बना रहा है, सोर्स चार्ज, है ना, ये विद्युत क्षेत्र अपना बनाया, और इस विद्युत क्षेत्र में यहां पे मान लेते हैं पॉइंट है B और यहां पे पॉइंट है A। लैपटॉप स्पेस बटन, स्पेस वाला, हाँ। तो यहाँ पे है B और यहाँ पे है A, तो हम आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं, B से A तक लेके आ रहे हैं, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे हम 10 माइक्रोकूलम आवेश को B से कहाँ से लेके आ रहे हैं, B से A पे लेके आ रहे हैं। तो Q का वैल्यू दे दिया, Q0 बराबर 10 माइक्रोकूलम बराबर 10 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया, है ना। उसके बाद अगर देखें तो लाने में कितना काम करना पड़ रहा, तो काम को लिखते हैं 2 W से, तो W बराबर कितना है, 200 जूल, 200 जूल हो गया, है ना। चलिए, अब W भी मिल गया। अब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, क्या निकालना है, VA माइनस VB ने, VA माइनस VB। फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0। W का वैल्यू देखेंगे तो W का वैल्यू कितना है, 200। उसके बाद Q0 का वैल्यू देखेंगे तो Q0 कितना है, 10 × 10⁻⁻6, है ना। तो 10 से हम देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे ऊपर में 20 है, -6 ऊपर गया तो +6 हो गया, 20 × 10⁻6 वोल्ट। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट या फिर जूल पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया, बना लीजिए। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपने से भी क्वेश्चन करना है सबको, है ना, वीडियो पॉज करके अपने से क्वेश्चन कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में 10 मिली कूलम आवेश को बिंदु B से A तक लाने में, एकदम सेम क्वेश्चन है ना। पहला क्वेश्चन में क्या था कि 10 माइक्रोकूलम को लेके आ रहे हैं, इस बार क्या है 10 मिली कूलम। तो किसी विद्युत क्षेत्र में 10 मिली कूलम आवेश को बिंदु B से A तक लाने में 650 जूल कार्य करना पड़ता है, तब VA माइनस VB ज्ञात करें। चलिए बनाइए, अपने से बना करके आंसर कमेंट में जरूर किया कीजिए, है ना, तब पता चलेगा कि हाँ आप बना रहे हैं। चलिए देखते हैं कितना आवेश दिया हुआ है, Q0 बराबर 10 मिली कूलम।
मिली को हटाते हैं कितना से गुना करते हैं, 10 गुने 10 से पावर -3। मेरे साथ में बोलना है ना। अगर वीडियो आप घर पे देख रहे हैं तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे सेम टू सेम बोलना है, ताकि मम्मी पापा को लगे कि हाँ मेरा बेटा बेटी पढ़ रहा है ना। चलिए, तो Q0 बराबर 10 मिली कुलॉम, 10 गुने 10 से पावर -3 कुलॉम। लाने में कितना काम करना पड़ रहा, 650 जूल। तो W इज इक्वल टू 650 जूल। तब क्या निकालना है, VA माइनस VB निकालना है ना। तो VA माइनस VB, फॉर्मूला क्या हो जाएगा VA माइनस VB का, W बाई Q0। W का वैल्यू 650, Q0 का वैल्यू 10 गुने 10 से पावर -3, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 65 गुने 10 पे पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, है ना। यानी कि 65 गुने 10 से पावर 3 वोल्ट, या फिर लिख सकते हैं 65 किलो वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। चलिए, तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे VA माइनस VB बराबर W बाई Q0 है ना। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपसे W पूछ ले तो VA माइनस VB दिया हुआ रहेगा, Q0 दिया हुआ रहेगा, या Q0 पूछ ले, दोनों दिया हुआ रहेगा। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, आपको तीनों में 1 बाई 1 करके देखना, चेक करके, है ना। कभी V पूछ लेगा, कभी W पूछ लेगा, कभी Q0 पूछ लेगा। चलिए, तो इसको फटाक से उतार लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। यदि दो बिंदु के बीच, है ना, किसी विद्युत क्षेत्र में यदि दो बिंदु के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है, कितना विभवांतर है, 20 वोल्ट है ना। तब इन बिंदुओं के बीच 0.5 माइक्रो कूलम आवेश ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा। दो बिंदु है, दो बिंदु A और B ले लो। ये दोनों बिंदु के बीच का जो विभवांतर है, यानी कि VA माइनस VB जो है वो कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ। चलो, अपने से एक बार जरूर करना है ना। तो VA माइनस VB कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट, और आपसे बोला गया है कि 0.5 माइक्रो कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। कितना आवेश को लाना है, 0.5 माइक्रो कूलम। चलिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कितना काम करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है, VA माइनस VB बराबर W बाई Q0। VA माइनस VB का वैल्यू दिया हुआ है 20, W का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी W का वैल्यू तो निकालना है, Q0 का वैल्यू 0.5 माइक्रो कूलम को 10 से पावर -6 लिखेंगे, है ना। चलिए, 0.5 को इधर गुना कर देंगे तो 20 गुने 0.5 गुने 10 पे पावर -6 इज इक्वल टू W। अब पॉइंट को हटाएंगे, 0 कैंसिल, 5 दूना 10 गुने 10 पे पावर -6 बराबर W। देयरफॉर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -5 जूल हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।